हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने उत्तल लेंस से संबंधित या फिर उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण समझा था। आज की क्लास के अंदर हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं और एक दो डेरिवेशन करते हैं। देखिए, तो अवतल लेंस प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस के लिए ज़्यादा सिचुएशंस कह सकते हैं, ज़्यादा कंडीशन नहीं रहती। दो ही स्थितियों के लिए हम ज्ञात करेंगे इसके लिए। पहली, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, इस कंडीशन में कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उसके बारे में देखें तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक अवतल लेंस। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, फोकस यहाँ पर फोकस इस तरफ। अब वस्तु जो है अनंत पर है और हमें मालूम है जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो दो समांतर प्रकाश किरण लेके आएंगे। और वो भी पता है कैसे, इस तरह से, ताकि वस्तु बहुत बड़ी हो। पहली प्रकाश, और दोनों ही एक दूसरे के समांतर लानी है। तो पहली प्रकाश किरण तो ये इस तरीके से ले आइए, ये देखिए जो प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है ऐसे, और ये मालूम है ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी इस तरीके से। एरो का साइन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक और प्रकाश किरण लानी है, बट कंडीशन ये है कि वो प्रकाश किरण भी इसी के क्या लानी है, समांतर, और इसके समांतर भी लानी है और कोई ना कोई नियम का पालन करते हुए लानी है। 3 नियम थे अपवर्तन के लेंस से, उनमें से किसी न किसी नियम का पालन करते हुए लानी है। तो आप इसमें देखिए, मुख्य के समांतर तो ला ही नहीं सकते इसके अंदर, तो क्योंकि ये उसके समांतर रहेगी नहीं। तो इस तरीके से ले आइए एक प्रकाश किरण, ताकि ऐसा लगे कि वो फोकस पर आपतित हो रही है, इस पर आ रही है, इस फोकस पर, और इसके समांतर भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके समांतर भी लाए और ऐसे जाए कि फोकस पर आपतित होगी, तो आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो इस तरीके से, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब इनको देखा गया, ये अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिलती है, एक अपवर्तित किरण ये रही, दूसरी ये रही, दोनों ही कहीं पर नहीं मिल सकती आगे रियल में, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया करते हैं, ताकि हमें इसका प्रतिबिंब मिल सके, आभासी मिल सके प्रतिबिंब, जो भी जैसा भी प्रतिबिंब हमको मिल सके। तो इस अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस अपवर्तित किरण को पीछे, अपवर्तित किरण को ही पीछे बढ़ाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, और इस वाली अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये रही, यही है। तो दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर आपको लग रहा है ये यहां पर मिल रही है।
अब इसका जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हेड जो है यहां बन गया, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब किस तरह का है वो आप यहां पर नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात कहां बना, देखिए कहां बना, फोकस पर, एफ पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर। कैसा बना, आभासी, वास्तव में मिली नहीं है, आभासी बन गया। अब आभासी है तो देखिए सीधा बना हुआ है, छोटा या बड़ा, तो आप देखेंगे वस्तु कैसी थी, वस्तु बहुत बड़ी थी, ऐसे उस तरफ से आ रहा है, बहुत दूर से आ रही प्रकाश में, बहुत बड़ी, उसका इतना सा, तो मतलब छोटा नहीं, बहुत छोटा बना। अगर यही वस्तु छोटी होती तो एकदम बिंदु रूप बहुत बिंदु के जैसा बनता है, एक बिंदु के जैसा, बहुत छोटा। अब दूसरी जो कंडीशन होती है वो है कि इस लेंस के आगे कहीं पर भी, दूसरा यही कंडीशन है, इस लेंस के आगे कहीं पर भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एक लेंस बना लेते हैं, तो वस्तु कहीं पर भी रख दीजिए, यहां पर वस्तु रख दी मैंने। इसके प्रतिबिंब के बारे में बात करनी है तो इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं और नियम के साथ में एक मुख्य अक्ष से समांतर ले लीजिए, भले ही एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर ले लीजिए। इससे ये देखिए मुख्य अक्ष समांतर, अपवर्तन के पश्चात ये कहां से होके जाएगी, इस तरीके से जाएगी ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस से होते हुए जा रही है, इस तरीके से जाएगी ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वो फोकस से होते हुए जाएगी। ये देखिए इनको पीछे बढ़ाने पर एग्जैक्टली फोकस पर मिलती है, ये अपन को रूल के हिसाब से मालूम है। तो एक बार एक अपवर्तन तो हो गया, एक और देखिए वक्रता केंद्र से क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं और मालूम है प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब दोनों अपवर्तित किरणों को देखिए, वो आगे कहाँ मिल रही है, कहीं पर भी मिलने के चांस नहीं है, तो इसका मतलब इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोनों ही प्रकाश क्या नाम है अपवर्तित किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं। ये अपवर्तित किरण थे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया, पता है F से मिलेगी, और ये वाली अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया गया। ये देखिए दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिल गई, यहाँ पर, तो बना दीजिए इसका प्रतिबिंब। ये देखिए प्रतिबिंब बन गया, देख सकते हैं प्रतिबिंब, ये है था बिंब ए बी और ये उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कैसा बना है सारी डिटेल लिख दीजिए इसमें। सबसे पहले कहाँ पर बना है, तो F व O के मध्य, F व O के मध्य। दूसरी बात आभासी है, सीधा है, और देखा जाए छोटा बनाया बड़ा, तो ये देखिए बिंब, यह है प्रतिबिंब, छोटा बना, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर दो तरह से निर्माण होता है, मतलब
आप इस दोनों को देखकर ये इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि इस अवतल लेंस के अंदर आप कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिल सकता अवतल लेंस के द्वारा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, अवतल लेंस से कभी आप बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकते, बड़ा कभी नहीं बना सकते, ठीक है। बड़ा बनाने के लिए आपको फिर कौन सा लेंस कंसिडर करना पड़ेगा, उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो आपको 100% छोटा ही चाहिए, हर दशा में छोटा चाहिए और आभासी चाहिए, तो उसके लिए ये है, ठीक है। एक अपने अवतल लेंस ही ऐसा है जो आभासी के साथ छोटा बनाता है, जबकि आप खुद देखिए उत्तल के अंदर एक आभासी वाली कंडीशन थी, पर वो आभासी के साथ क्या बनाता है, बड़ा। तो आभासी और बड़ा वही बना सकता है उत्तल लेंस, और उसकी पोजीशन भी आपको मालूम है एफ और ओ के मध्य हो तो, और आभासी और छोटा यही बना सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर न्यूमेरिकल करते समय अपन को ये इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा ईजी बन जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं ऐसी चीज़ें, तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। डेरिवेशन है, उससे पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन देखें। वैसे साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा दर्पण के जैसा ही है, फिर भी हमें एक बार देख लें। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसमें ये वक्रता केंद्र, फोकस, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर कहीं पर रखी है, ये वस्तु यहाँ पर कहीं पर है, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बनेगा, मान लेना है अभी तो, प्रतिबिंब तो कहीं पर भी बन सकता है अलग अलग स्थितियों के लिए। ये कोई स्थिति है जब ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है ना। इसकी जो ऊंचाई है h है, इसकी ऊंचाई h डैश है। वस्तु है इसलिए वस्तु की प्रकाशी केंद्र से जो दूरी होती है उसे हम u बोलते हैं, और वस्तु की प्रतिबिंब से जो दूरी होती है उसे हम v बोलते हैं। फोकस दूरी भी होती है, परंतु आपको मालूम है हमने फोकस दूरी के लिए पहले ही बात क्लियर कर रखी है कि ये देखिए है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि हमने कहा था चिन्ह कौन सा लेंगे, इस वाले फोकस के हिसाब से चिन्ह लेंगे, ठीक है। और इस वाले फोकस के हिसाब से चिन्ह धनात्मक होता है, पता भी चल जाएगा आपको। फोकस का तो कोई इशू नहीं है। अब कैसे चिन्ह परिपाटी, वो का वो आपतित किरण की जो दिशा होती है वो धनात्मक। आपतित किरण हमेशा वस्तु से लेंस की तरफ आपतित किरण, और वो दिशा हमेशा क्या होगी, धनात्मक, और उसकी उल्टी दिशा हो गई ऋणात्मक। अब सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी, तो प्रकाश अब यू क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से बिंब की तरफ यू होगा माइनस का। वी क्या होगा, इस कंडीशन में वी क्या होगा, देखिए प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की तरफ वी हो गया प्लस का। हाँ, अगर बात की जाए फोकस दूरी की, तो मैंने कहा फोकस ये है, इसके लिए जिसका चिन्ह जिस हिसाब से लेना है वो ये फोकस है, और इसके हिसाब से फोकस भी धनात्मक हो गया, फोकस दूरी भी धनात्मक हो गई। और एक दो बात और, जैसे ये वाला इसकी वक्रता त्रिज्या है R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या है R2, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले, बिकॉज कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसमें वक्रता त्रिज्या भी रखनी होती है, जैसे कि वक्राकार सतह पर अपवर्तन है, और दूसरा जो है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माण सूत्र, उसके अंदर हमें R1 R2 का मान रखना पड़ेगा विद साइन। तो यहाँ से पता चल जाएगा कैसे रखेंगे। तो आप देखिए ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सतह है, वो कुछ इस वाले गोले का भाग है, तो इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सेंटर होगा, तो दूरी जो R1 जो त्रिज्या होगी वो ऐसे मापी जाएगी, है ना, इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो प्लस R1। R2 का देखें तो ये R2 इस वाले की त्रिज्या है, इस वाले सतह की त्रिज्या है, वक्राकार सतह की, तो इसका ये गोला सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होगा। त्रिज्या मापने के लिए उधर जाएंगे सेंटर की तरफ, तो माइनस R2, ठीक है। और क्या बच गया, H और H डैश, तो वही वाला रूल, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ दूरियां धनात्मक, लंबवत नीचे की तरफ दूरियां ऋणात्मक,
तो देखिए ये जो एच है मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ जो दूरी है वो है धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो दूरी है वो है ऋणात्मक। ठीक है, इस केस में देखिए ये अपन ने बना लिया। एक और हम पढ़ लेते हैं इसके लिए, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए भी देखें, ये हमने अवतल लेंस लिया है। ये R1 है इसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसकी R2 है। मान लीजिए वस्तु इधर है, ये वस्तु है जिसकी ऊंचाई h है, और मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बना h डैश। ठीक है, अब हमें ये वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम u बोलेंगे। ये प्रतिबिंब है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। अब इन सब का चिन्ह, तो सबसे पहले फोकस के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया था, इसके लिए फोकस दूरी का जो चिन्ह होगा वो हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि जो इसके लिए जो फोकस होता है वो जिसका चिन्ह हम यूज़ में लेते हैं वो ये है, इसके अनुसार ही चिन्ह लिया जाता है। तो ये देखिए माइनस, क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो धनात्मक, तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, वो तो हमेशा ही ऋणात्मक है इसके लिए। अब युग देखिए प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ u माइनस का, v देखिए v भी इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस का। अब R1, तो R1 देखिए ये इस वाले वक्राकार सतह का भाग ऐसा गोला बनेगा इसके लिए, जिसका सेंटर यहाँ पर है। त्रिज्या मापने के लिए इधर चलेंगे सेंटर की तरफ, तो ये देखिए इस वाले R1 जो होगा वो माइनस का होगा, R2 क्या होगा, प्लस का। इस वाले की देखिए त्रिज्या मापने के लिए देखो इसका सेंटर इधर, त्रिज्या मापने इधर जाएंगे तो प्लस का। h और h डैश, h जो होगा वो प्लस का होगा बिकॉज लंबवत ऊपर की तरफ, और h डैश भी आप देखिए लंबवत ऊपर की तरफ, ये भी किसका होगा, प्लस साइन का होगा। तो इस तरीके से देखिए चिन्ह परिपाटी हम समझ गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट, लेंस सूत्र या लेंस समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डेरिवेशन पूछ लेते हैं कई बार। लेंस सूत्र या फिर समीकरण मालूम है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको डिराइव करना पड़ेगा, हम डिराइव करेंगे इसको। तो उसके लिए किसी भी लेंस की सहायता से डिराइव किया जा सकता है, किसी भी पोजीशन पर रखकर डिराइव किया जा सकता है। तो सिंपल एक काम कर लेते हैं, हम उत्तल लेंस ले लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं। मुख्य अक्ष, अब इसके अंदर प्रकाशिक केंद्र, फोकस, टू एफ भी रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2f रख कर भी कर सकते हैं आगे, यहीं से काम चल जाएगा। 2f भी आप रख दीजिए आगे। और हमें एक वस्तु रखनी है, कहीं पर माननी है वस्तु, एक वस्तु यहाँ पर मान लेंगे। देखिए एक वस्तु है, अब इसका प्रतिबिंब बनाना है अपन को। तो इससे निकलने वाली अच्छा प्रतिबिंब बनाना तो अपन जानते हैं, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेता हूँ, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण। अपवर्तन के पश्चात ये कैसे रवाना हो जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी,
ये इस तरीके से रवाना हो गई। एक और प्रकाश किरण लेवें, प्रकाशिक केंद्र से होकर लेते हैं, इस तरीके से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जा रही है, और अपवर्तन के पश्चात ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। दोनों प्रकाश किरणें जहां मिली वहां पर प्रतिबिंब बना देंगे हम। ये प्रतिबिंब बन गया इसका। ये प्रतिबिंब निर्माण तो हमें आता था, हमने जल्दी से बना लिया है। अब देखिए, ये इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ये ओ हो गया। यहाँ पर एक और पॉइंट दे दीजिए, ये हो गया ओ डैश, ये ओ है, ये ओ डैश हो गया। हमारे काम आएगा, हम त्रिभुज बनाएंगे इसके अंदर, तो हमारे ये इसमें काम रहेगा। ओके, दूरियां देख लेते हैं, जो सारी दूरियां। पहले वस्तु की दूरी, वस्तु की स्थिति कह सकते हो जिसे हम, उसको हम u से मापते हैं, तो ये दूरी हो गई u, वस्तु की दूरी। यहां से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम v बोलते हैं। ठीक है, एक फोकस दूरी और आ रही है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है फोकस, ये काम आएगी हमारे, तो हमने पहले ही इसको ड्रॉ कर रखा है। अब डायग्राम वाइज काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और उसमें आपको ये दो त्रिभुज अच्छे से देखने हैं। इन दो त्रिभुजों को देखिए आप। पहला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, और देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं क्या। तो आप देखेंगे ये दोनों, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण 90 का, और दोनों त्रिभुज यहाँ पर मिल रहे हैं। और देखिए ये वाला जो कोण है दोनों ही त्रिभुजों के अंदर, ये वाला जो कोण शीर्षाभिमुख कोण है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये दो कोण इक्वल है, इसलिए ए समरूपता नियम से दोनों समरूप है, और हम इसको लिख देते हैं, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज नाम क्या है इसका, पहले उसका लिख देते हैं, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, और समरूप है त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश ओ, समरूप है त्रिभुज ए बी ओ के। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देख सकते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप का चिन्ह ये वाला, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसमें देखिए ये वाली एक भुजा है जो मैं ले रहा हूँ, ए डैश बी डैश। अब आप देखिए इस वाले त्रिभुज में इसके संगत भुजा कौन सी है, ए बी। ये ऐसा सेम हमने काम कर रखा है, कोई नया वर्क नहीं है। दूसरा,
दूसरी भुजा ले इसकी, मैं ले रहा हूं ए डैश ओ, ए डैश ओ। इसकी कौन सी भुजा हो जाएगी दूसरी, ये वाली ए ओ। ठीक है, इसे देंगे समीकरण नंबर 1, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसकी ये भुजा तो इसकी ये भुजा आपस में संगत है। ठीक है, अब एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं इसमें, त्रिभुज। अब जिन त्रिभुज को बता रहा हूं उसको आप थोड़ा देखिएगा। एक त्रिभुज ये वाला, और दूसरा जो त्रिभुज है वो ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को देखिए और समरूप करने की कोशिश कीजिए। ये दोनों भी समरूप है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री, क्योंकि देखिए ये लंबवती तो है मुख्य अक्ष के। और एक देखेंगे ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों भी त्रिभुज भी समरूप हुए। तो इनके लिए भी ये लिख सकते हैं बात कि त्रिभुज नाम क्या है इसका, ए डैश बी डैश एफ, और त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ओ ओ डैश एफ, ओ डैश एफ। ये समरूप है, तो पहले ही हम समरूप कर देते हैं इसको, समरूप। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, फिर से तो इसकी एक भुजा कौन सी ली मैंने, ए डैश बी डैश एक भुजा, और इसकी कौन सी भुजा इसके संगत है, ओ डैश। दूसरी इसकी भुजा आधार वाली ले लीजिए, ए डैश एफ, और इसकी दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, ओ एफ कह दीजिए भले ही, ओ एफ। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दें, इस वाले चतुर्भुज को देखें अच्छे से। इस वाले चतुर्भुज के अंदर ये और ये तो समांतर है, हमने खुद ने बनाया है कुछ इस तरीके से, ये वाली और ये वाली समांतर, और ये 90 डिग्री और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री, तो ये आयत नहीं हो गया। तो ये वाला जो है त्रिभुज जो है, सॉरी चतुर्भुज जो एक आयत है, और आयत की जो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसका मतलब ए बी और ओ डैश आपस में बराबर होते हैं। तो जो यहाँ पर ओ डैश लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम ए बी लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बराबर है, ओ डैश की जगह हम ए बी लिख देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप समीकरण 1 व 2 को अच्छे से देखें। आप देखेंगे कि इन दोनों समीकरण के अंदर लेफ्ट हैंड साइड तो आपस में बराबर है, तो इन समीकरण की राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो इनकी राइट हैंड साइड आपस में बराबर कर दीजिए, करते हैं हम। राइट हैंड साइड उसकी क्या है, और अपॉन इसकी राइट हैंड साइड देखिए क्या है, इसकी राइट हैंड साइड ये देखिए, ए डैश ओ अपॉन ए ओ, और ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। अब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जब मैंने देखा ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, तो ए डैश ओ कहाँ है, ये रहा। तो आप देखेंगे ए डैश ओ कितना है, v के बराबर, तो v रख देंगे ए डैश ओ की जगह, तो इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं, ए ओ यू आ जाएगा। ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को हमें देखना पड़ेगा, ए डैश एफ क्या है, और ओ एफ हमें पता है एफ है। समझ गए आप, तो ये चीज़ अपन को मालूम है। बस एक ए डैश एफ की दिक्कत है, ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, इनमें से चारों में से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, इन तीन में से, तो हम इसको ए डैश एफ को थोड़ा चेंज कर, जैसे अपने दर्पण में किया था। मैं ए डैश एफ को क्या लिखूंगा, मैं ए डैश एफ को लिखूंगा ओ ए डैश, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ओ ए डैश, और उसमें से माइनस कर दूंगा ओ एफ, ओ ए डैश हो जाएगा ये, या ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है। इसमें से अगर मैं इसको साफ कर दूं तो हमको ये नहीं मिलेगा, तो इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तो हम फिर मिलेगा ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को इसके बराबर लिखा जा सकता है, दिस माइनस दिस, तो ये क्या है, ये लिखा हुआ ए डैश ओ
माइनस ओ एफ। तो बस इसको ऐसा चेंज कर दें, बाकी सब हमारा पहले से रेडी है। ए डैश एफ की जगह मैं लिख रहा हूं ए डैश ओ माइनस ओ एफ, माइनस ओ एफ, और अपॉन में तो ओ एफ लिखा हुआ ही है। समझ गए? अब चिन्ह परिपाटी के साथ मान रखेंगे पर चिन्ह परिपाटी के साथ, चिन्ह परिपाटी अनुसार मान रखने पर, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखेंगे। तो मान रखना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ए डैश ओ, ए डैश ओ ये रहा, जो कि क्या है वी। वी क्या है? धनात्मक ऋणात्मक। तो देखो धनात्मक दिशा ये रही आपतित किरण की दिशा, तो देखिए ए डैश ओ वी जो है यहाँ पर धनात्मक है। इस तरफ जाएंगे, प्रतिबिंब की तरफ जाएंगे तब वी मापा जाएगा, तो वी हो गया धनात्मक, तो प्लस वी कर दीजिए। ए ओ ये रहा ए, तो आप देख सकते हैं ए ओ यहाँ पर क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक है। ए ओ है यू, और यू देखिए मापने के लिए इधर चलना पड़ता है, यू है माइनस का, तो माइनस यू बराबर ए डैश ओ। ए डैश ओ क्या है यहाँ पर? ये ए डैश ओ जो कि क्या है वी, माइनस ओ एफ। ओ एफ ये रहा, ये वाला ओ एफ है, ये वाला एफ नहीं है, इसको बोलिए आप एफ डैश कर लीजिए भले, ताकि कंफ्यूज ना हो कि ओ एफ कौन सा है। ये इसको एफ डैश कर दिया, ओ एफ ये वाला है ना? आपको ट्राइंगल के अंदर यही तो ओ एफ मिला, तो ओ एफ जो कि क्या है एफ, धनात्मक या ऋणात्मक। आप देखिए ओ एफ मापने के लिए ओ से इधर एफ की तरफ चलना पड़ेगा, धनात्मक एफ, ठीक है, धनात्मक एफ रख दिया अपने पे। ओ एफ फिर से, अब क्या करेंगे? वज्र गुणा कर दीजिए। वी एफ इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ। यू वी एफ का भाग देने पर, यू वी एफ का भाग देने पर, तो इसके अंदर यू वी एफ का भाग दें तो 1 अपॉन यू, इसमें अगर यू वी एफ का भाग दें तो एफ बच जाएगा नीचे, माइनस का है, ये देखिए ध्यान से माइनस का है, एफ बच जाएगा नीचे। इसमें देखो यू बच गए, वी और एफ तो कट गया, इसमें यू वी एफ का भाग दिया, यू और एफ तो कट गए, वी बच गया। अब थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 1 अपॉन एफ इधर ले आते हैं, और जैसे वहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस का। 1 अपॉन वी वहाँ पर ऑलरेडी पड़ा है, तो इसको 1 अपॉन यू को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाके माइनस का, ठीक है, ये देखिए। और ये फाइनल आपके जो है वो लेंस सूत्र आ गया, और वो भी पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र, ये वाला ध्यान दें, ये पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र हो गया, ठीक है। हमने पहले भी आप ये डेराइव कर चुके हैं लेंस निर्माण सूत्र के द्वारा, तो वैसे भी कर सकते हैं, और ये अपन ने पूरा इंडिविजुअल इसको डेराइव करने के लिए ही किया है ना, तो ये और आसान है। अगर डायरेक्ट यही पूछे तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो लेंस सूत्र अपन को मिल चुका है। जब भी हम फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू रखेंगे तो वापस हम एफ वी और यू की वैल्यू चिन्ह के अनुसार रखेंगे। एफ की वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, तो क्या रखनी है ना, जिसका भी मान रखेंगे तो चिन्ह के साथ रखेंगे, जिसका मान हमें मालूम है उसका। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन, रेखीय आवर्धन भी अपन बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंपल आवर्धन भी बोले, समझ में आता है हमें। आवर्धन m बराबर एच डैश बटा एच, यही परिभाषा है। आवर्धन क्या होता है? एच डैश बटा एच, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई का बिंब की ऊंचाई से तुलना करना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई की कितनी गुनी है, यही आवर्धन है, ठीक। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? तो इसके लिए हमें कोई नया डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी डायग्राम से या इसी डेरिवेशन से हम काम कर सकते हैं। डायग्राम हमने बना लिया ये का ये, ठीक है, और ये बनाते ही हमने प्रथम समीकरण निकाल दिया, बस प्रथम समीकरण निकालते ही अब ये इसी के आगे हम काम कर रहे हैं। प्रथम समीकरण क्या कहता है? समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से
एक समीकरण नंबर 1 वापस हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ठीक है, ये समीकरण 1 लिख दिया। अब सीधा चिन्ह परिपाटी के अनुसार समीकरण 1 में ही मान रख दीजिए आप। चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, जब चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखेंगे तो देखिए कैसा होगा मान। ए डैश बी डैश है क्या, ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश, ये रहा। ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से। हमको मालूम है एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब चिन्ह के अनुसार रखना है तो आप देखिए नीचे की तरफ है तो अब मुख्य अक्ष से तो माइनस एच डैश, तो यहाँ पर रखा जाएगा माइनस एच डैश इसकी जगह पर। ए बी की जगह, ए बी क्या है, कहाँ, ये रहा ए बी, लंबवत ऊपर की तरफ। और ए बी है क्या, बिंब, मतलब इसकी ऊंचाई होती है एच, और धनात्मक क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए एच इज इक्वल्स टू ए डैश ओ। ए डैश ओ क्या है, ये रहा ए डैश ओ। वी, वो भी धनात्मक, चिन्ह के बारे में पहले ही काम कर चुके हैं हम, वो भी धनात्मक थी। और एक और रह गया है एओ। एओ क्या है यहाँ पर, एओ है यू, जो कि है ऋणात्मक, यू की चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक। अब एच डैश बटा एच निकालना है तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एच डैश बटा एच क्या हो गया, वी बटा यू। और ध्यान दें एच डैश बटा एच ही क्या होता है, आवर्धन एम, एच डैश बटा एच वी बटा यू। ये आवर्धन हो गया। आवर्धन का हमें सूत्र मिल गया ये वाला, किसके लिए, लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए कहें, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। दर्पण से अगर कंपेयर करें तो हमें क्या लगता है, दर्पण से कंपेयर करने पर हमें लगेगा ये माइनस वी बटा यू है, जबकि इसमें लेंस के अंदर प्लस वी बटा यू है। और दर्पण सूत्र जो होता है उसके अंदर यहाँ पर होता है प्लस साइन और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छे से ध्यान रखेगा किसका साइन कैसा है, प्लस किसका है, माइनस किसका है। तो ये हमें आवर्धन का भी सूत्र मिल गया। इसमें भी जब मान रखेंगे तो चिन्ह के साथ मान रखेंगे। और बात की जाए आवर्धन के चिन्ह के बारे में तो वो का वो है, जैसा कि हमने दर्पण के अंदर पढ़ा था, माइनस का चिन्ह आता है आवर्धन का तो क्या, वास्तविक और उल्टा। आवर्धन का चिन्ह अगर प्लस का आता है तो आभासी और सीधा। आवर्धन का मान परिमाण 1 से अधिक तो प्रतिबिंब बड़ा, परिमाण 1 से छोटा तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा, और परिमाण जो है आवर्धन का वो 1 हो गया तो प्रतिबिंब और बिंब की जो ऊंचाई है वो आपस में एग्जैक्टली बराबर होगी। तो इस तरीके से हमने आवर्धन पूरा का पूरा वैसा का वैसा है और हमने समझ भी लिया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण देख लिया और इसकी छोटी मोटी बातें जो इनकी स्पेशलिटी है वो हमने उसकी बात कर ली है। चिन्ह परिपाटी देख ली हमने लेंस के अंदर, लेंस सूत्र ड्राइव कर लिया है हमने, और लेंस सूत्र के बाद में आवर्धन का सूत्र भी हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।